जहां एक तरफ भरी सभा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ गजब कर दिया चीनी सेना ने, इसकी उम्मीद तो जेलेंस्की ने बिल्कुल भी नहीं की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने क्यों कहा कि जेलेंस्की मानने को तैयार ही नहीं थे। युद्ध के शुरुआत में ही अमेरिका कह रहा था, पर जेलेंस्की ने माना नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कतर पर अब अमेरिका की टेढ़ी नजर पड़नी शुरू हो चुकी है और सजा देने से शुरुआत कर दिया है अमेरिका ने। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने बहुत पहले कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी बड़े जोकर से कम नहीं है। कई लोगों ने उस वक्त ये भी कहा था कि आप ऐसा क्यों कह सकते हो, ऐसा इसलिए कि जो अपने देश को बचा नहीं सकता है और सिर्फ पीआर कर सकता है, वो जोकर से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप चाहे देख लें अमेरिका की रणनीति, नाटो की रणनीति या यूरोप की रणनीति, इस युद्ध से हानि किसे हो रही है? इस युद्ध से सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के आम जनता को हानि हो रही है और यूक्रेन को लॉस छोड़कर कुछ भी नहीं हो रहा है। लाख अमेरिका ने हथियारों को दे दिया, लेकिन क्या यूक्रेनी जनता को मरने से बचा पाए हैं नाटो, अमेरिका या खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति? यूक्रेन के राष्ट्रपति को आजकल देखा जाता है जहां मौका मिलता है वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मौजूद हो जाते हैं और स्पीच देना शुरू कर देते हैं। शुरू में कई जगह पे यूक्रेनी राष्ट्रपति को स्पीच देते समय बहुत वाहवाही मिली, अमेरिका की संसद हो, ब्रिटेन की संसद हो, लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो गए और युद्ध का सिर्फ विनाशकारी प्रभाव देखने को मिला। हालांकि अमेरिका अभी भी इस मुद्दे पर हवा ही दे रहा है। अमेरिका का ये कहना है, खास तौर पर जो बाइडेन का, कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही मैंने बार बार कहा था राष्ट्रपति जेलेंस्की को कि रूस आपके ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है कि रूस ऐसा कर सकता है। और आज ऐसा हुआ कि रूस ने हमला कर दिया। मेरे बार बार कहने पर भी जेलेंस्की को समझ में उस वक्त नहीं आ रहा था। खैर, बाइडेन ने पहले जो कुछ भी कहा हो, लेकिन ये भी सच है कि नाटो, अमेरिका इस युद्ध को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। पर एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को अब तक अकल नहीं आई है और शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ने की बजाय वो नाटो और पश्चिमी देशों के उस मोनोपोली का समर्थन कर रहे हैं जिसके लिए वो खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। और वो मोनोपोली ये है कि अमेरिका चाहता है हर हाल में रूस की बर्बादी हो, मोहरे के रूप में यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन अपनी जनता को आगे कर रहा है। पर यूक्रेनी राष्ट्रपति इस बार सांग्रीला डायलॉग में भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश में दिखे। दरअसल सांग्रीला डायलॉग में वो वर्चुअली पेश आने के बाद यहाँ पर उन्होंने स्पीच देनी शुरू कर दी। स्पीच में वही रूस की बुराई, वही युद्ध की बातें, वही मदद की बातें, वही भीख मांगने की चीजें, वो सारी चीजें लगी हुई थी। पर इस बीच यहाँ पर चीनी सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। दरअसल सांग्रीला मीटिंग में चीनी प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, रक्षा मंत्री वैंग फेई भी पहुंचा हुआ था और जैसे ही जेलेंस्की ने ये स्पीच शुरू की, शुरुआत के 1-2 लाइन के बाद ही चीनी सेना के प्रतिनिधि वहां से निकल गए। चीनी डिफेंस मंत्रालय के वो सारे प्रतिनिधि जेलेंस्की को एक तरीके से अपमानित करते हुए और जेलेंस्की के नैरेटिव को इग्नोर करते हुए उस पूरे मंच से निकल गए जो जेलेंस्की के लिए बहुत ही अपमानित करने वाला था। लेकिन हाँ, चीन ने यहाँ पर रूस के प्रति अपना झुकाव दिखाया कि वो यूक्रेन की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो अभी भी रूस की तरफ है और रूस की तरफ ही रहना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों में कतर को मिला है एक बहुत बड़ा झटका। दरअसल कतर आजकल मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कतर की मंशा है सऊदी अरब की जगह लेना और इस लड़ाई में कई देश हैं शामिल, जैसे कि तुर्की भी चाहता है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका खलीफा
वो बने। सऊदी अरब अभी तक जितने मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है, तो कतर चाहता है कि सऊदी अरब को हटाकर कतर बन जाए मुस्लिम देशों का राजा, और इसके लिए कतर हर रास्ते को अपना रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कतर के संबंध कई ऐसे आतंकी संगठनों से बताए जाते हैं जिन संगठनों पर न सिर्फ भारत की तरफ से बैन है, बल्कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी बैन है। कतर ने जिस तरीके से अफगानिस्तान तालिबान में भूमिका निभाई वो भी देखने को मिला, और वो चीजें भी समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी कहीं न कहीं कतर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा है, लेकिन रहा है। और ऐसा क्या है कि कतर में ही जितने आतंकी संगठन हैं वो अपना कार्यालय खोलना चाहते हैं। बातचीत के लिए कतर को ही क्यों चुना जाता है? कुछ तो बात होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सारे का मालिक कतर ही है। अभी जो भारत के खिलाफ एक मुहिम चला, कैंपेन चला, उसकी भी शुरुआत कतर ने की, और कतर ने यहाँ तक कह दिया कि आप हमें, भारत जब तक पब्लिक रूप से क्षमा नहीं मांगेगा, माफी नहीं मांगेगा, तब तक हम नहीं मानेंगे। और कतर के इस विरोध के बाद धीरे धीरे और देश भी जुड़ना शुरू हो चुके थे। आपको बता दें, कतर प्रोपेगेंडा का हब बन चुका है, और अब कतर के ऊपर अमेरिका का भी एक्शन शुरू हो चुका है। दरअसल कतर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कई देशों के लिए एक ऐसा गढ़ बन रहा है जहां से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कतर इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, और कतर ने एक पूरा लॉबी सिस्टम बना रखा है, जिस लॉबी सिस्टम के तहत कतर अपने गतिविधियों को अंजाम देता है। और ये देखने को मिला अफगानिस्तान के समय अमेरिका को। अफगानिस्तान में उस वक्त अमेरिकी और नाटो सेना को लीड कर रहे थे एलेन। ये एक मरीन अफसर था, मरीन जनरल जॉन आर एलेन। इस जॉन आर एलेन को कतर ने कथित तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर फंड मुहैया कराया, एक बहुत बड़ी राशि मुहैया कराई, और इस राशि को मुहैया कराने के बाद कई सारी सूचनाएं कथित तौर पर इसने लीक कर दी कतर को और संबंधित लोगों को, और इसकी वजह से अफगानिस्तान में एक राजनयिक संकट पैदा हो गया। अब ये मामला FBI तक पहुंचा, और FBI से अमेरिका के कोर्ट तक पहुंचा। तब पता चला कि 2017 से ही एलेन पर्दे के पीछे अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ कतर को मदद दे रहे थे, और कतर इसके बदले में ठीक ठाक पैसे दे रहा था इस अफसर को। अब हालांकि इन्हें पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद उनके सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए, और इन्हें सजा भी दे दी गई है। और जांच में रिपोर्ट निकलकर ये आई है कि इसके ऊपर संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और कतर ये सारे शामिल थे, जो कई और लोगों को भी लालच दे रहे थे, जैसे कि अमेरिकी राजदूत रिचर्ड जी ओल्सन को भी लालच दिया गया। इन सब को जहां कैद की सजा सुनाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कतर की तरफ अब अमेरिका और भी ज्यादा सशंकित हो चुका है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।